लॉरेंस बिश्नोई वो नाम है जो सलमान खान के पॉपुलैरिटी का सहारा लेकर मीडिया के नजरों में आया। लोगों को लगा कि सुर्खियां बटोरने वाला ये कोई छुट भैया है जो लाइमलाइट में आना चाहता है। लेकिन बीते कुछ सालों में घटे कांड ने यह साबित कर दिया कि वो अपने वर्चस्व की जमीन तैयार कर रहा है। जहां अपने आगे किसी को खड़े होने की इजाजत नहीं देता है वो, फिर भी अगर कोई खड़ा होता है तो जवाब उसके गैंग वाले गोलियों से दे देते हैं। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाले को इस शक में मरवा दिया गया कि उसका कनेक्शन लॉरेंस बिश्नोई गैंग के विरोधी गैंग के साथ है। राजस्थान में सुखदेव सिंह गोगामेडी को इसलिए मरवा दिया गया क्योंकि वो लॉरेंस के मुताबिक उसके धंधे के बीच में आ रहे थे। अपने दुश्मनों को खत्म करने की इसी सिलसिले के बीच लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने अब देश की राजधानी दिल्ली में एक ऐसे शख्स को मौत के घाट उतार दिया है जिसका सीधा कनेक्शन दिल्ली पुलिस से था। 12 सितंबर 2024 की रात ग्रेटर कैलाश में एक जिम मालिक की हत्या हुई। नादिर शाह नाम था उसका। वो दिल्ली पुलिस का खबरी था जिसे लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने मरवा दिया। लेकिन सवाल यह है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इसे मरवाया क्यों? वो तो कोई बड़ा गैंगस्टर भी नहीं था। ऐसा भी नहीं था कि वो लॉरेंस गैंग का सीधा सीधा दुश्मन हो। लॉरेंस गैंग को कहीं उससे खतरा तो महसूस नहीं हो रहा था कि उसके पास, उस पुलिस के खबरी के पास कहीं कोई ऐसी जानकारी तो नहीं है जिससे लॉरेंस बिश्नोई गैंग को नुकसान हो सकता है, या फिर लॉरेंस बिश्नोई गैंग अंडरवर्ल्ड की दुनिया में ये मैसेज देना चाह रहा है कि दुश्मन चाहे पुलिस से जुड़ा आदमी ही क्यों ना हो, वो उसे भी खत्म कर सकता है, और कर दिया उसने। आखिर लॉरेंस का मकसद क्या था, ये समझने के लिए हमें नादिर शाह को समझना होगा। नादिर शाह खुद एक जिम का मालिक था, लेकिन उसकी खुद की कहानी जो है ना, वो किसी फिल्म से कम नहीं है। तो देखिए, जब ये खबर बाहर आई ना कि जीके में ग्रेटर कैलाश में एक जिम ओनर का कत्ल हो गया है क्योंकि वो लॉरेंस बिश्नोई के धंधे के बीच में आ रहा था, जैसा कि रोहित गोदारा ने अपने पोस्ट में कहा, तो ये खबर सुनकर मैं ये सोचने पर मजबूर हो गया कि एक जिम ओनर का लॉरेंस के काले धंधों से क्या लेना देना। अब सवाल है तो जवाब भी होगा ना, जो मैं पिछले 3 दिनों से ढूंढने की कोशिश में लगा था कि आखिर इस नादिर शाह की जन्म कुंडली क्या है। दिल्ली के इस जिम कारोबारी का लॉरेंस बिश्नोई गैंग से कैसी दुश्मनी। आज की कहानी में आपको इन सभी सवालों का जवाब मिल जाएगा। लेकिन इससे पहले कि नादिर से लॉरेंस के दुश्मनी को आप जाने, उससे पहले नादिर शाह को जानना होगा। मैंने कहा ना, उसे समझना होगा कि कैसे ये कारपेंटिंग से चोरी चकारी और फिर गैंगस्टर से पुलिस का खबरी बन गया। तो आज की कहानी यहीं से शुरू करते हैं कि ये नादिर शाह आखिर कौन था। तो देखिए, नादिर शाह का सफ़र उस वक्त शुरू हुआ जब उसने कम उम्र में ही गलत राह पकड़ ली। अफगानिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले नादिर के परिवार की हालत बहुत अच्छी नहीं थी आर्थिक रूप से। उसके पिता जो है वो दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन इलाके में कालीन बेचते थे। खुद नादिर की भी पढ़ाई 7वीं तक ही हुई थी। उसके बाद उसने पढ़ाई छोड़ दिया और छोटे मोटे धंधे में लग गया। लेकिन अब तक उसने जरायम के दुनिया में पाँव नहीं उतारा था। कहते हैं शुरुआत में उसने बढ़ई का काम किया, कारपेंटिंग का काम किया, लेकिन जल्द ही उसकी दुनिया बदलने वाली थी, जहां पहली बार नादिर ने जुर्म की दुनिया में छोटी मोटी चोरियों के जरिए पांव रखा। लेकिन धीरे धीरे ड्रग पेडलिंग के धंधे में भी उतर गया। इस वक्त तक भी दूर दूर तक लॉरेंस बिश्नोई से नादिर शाह का कोई लेना देना नहीं था, लेकिन वो दिल्ली के ही सत्ते गैंग से जुड़ गया। इस गैंग में नादिर पहले बस इन्फॉर्मर का काम करता था, उस क्रिमिनल गैंग के लिए जिसमें वो इन्वॉल्व हुआ था। और उसमें नादिर शाह का काम क्या था? जानकारी इकट्ठा करना कि कौन सी ज्वेलरी शॉप कहाँ है, कब लूटा जा सकता है, ठीक है, सही बैंक के बारे में, और कैश वैन सब जो बैंक की जाती रहती है इधर उधर, उसके बारे में। लेकिन पुलिस की जानकारी के मुताबिक आगे चल के नादिर शाह इसी गैंग के साथ लूटपाट और सीधे सीधे डकैती में भी शामिल होने लगा। लेकिन जल्द ही साल 2009 में दिल्ली पुलिस ने नादिर शाह को पहली बार गिरफ्तार कर लिया। अब ये कहानी भी किसी फिल्म से कम नहीं है। तब वो अपने गैंग के लीडर सत्या प्रकाश के साथ मिलकर काम करता था,
लेकिन जब पुलिस ने ग्रीन पार्क में एक इनकाउंटर में सत्या को धर दबोचा, तब नादिर किसी तरह वहां से बच निकला अपनी जान बचाकर। लेकिन उसे डर था कि कहीं वो पुलिस के गोलियों का शिकार न हो जाए, कहीं अगर वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया तो। इसलिए वो फिल्मी स्टाइल में नोएडा के एक न्यूज स्टूडियो में जा पहुंचा और वहां पे सरेंडर करने का ऐलान कर देता है। अब उस पर इस वक्त तक लूटपाट और हत्या के प्रयास के 3 मामले दर्ज हो चुके थे और वो गिरफ्तारी के बाद तिहाड़ जेल में बंद कर दिया गया, जहां शाह का नाता साउथ दिल्ली के ही कुख्यात गैंगस्टर रवि गंगवाल से जुड़ जाता है। लेकिन जेल से बाहर आने के बाद नादिर ने अपना पूरा खेल बदल लिया था। जेल जाने से पहले वो गैंगस्टर के लिए खबरी का काम करता था, लेकिन जेल से बाहर आने के बाद उसने दिल्ली पुलिस के साथ अच्छे कॉन्टैक्ट्स बनाए और विरोधी गैंग के अपराधियों की जानकारी पुलिस को देनी शुरू कर दी। गैंगस्टर से अब नादिर शाह सीधे दिल्ली पुलिस का खबरी बन चुका था, और न सिर्फ खबरी बल्कि कुछ अपराधियों को तो वो पुलिस के सामने सरेंडर करने में भी मदद करता है। लेकिन कहते हैं ना, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। कुछ इस तरह नादिर शाह भी पूरी तरह से क्राइम से अलग नहीं हुआ था। वो ड्रग्स के तस्करी में जुड़ा ही रहा। कुछ समय बाद वो साउथ दिल्ली के ही एक बिल्डर के साथ मिलकर काम करना शुरू कर देता है, जो खुद ही जमीन कब्जियाने के धंधे में लगा था। इसके अलावा उसने कई कॉल सेंटर खोलने का भी काम शुरू किया, जिससे उसने काफ़ी पैसे कमाए। जबकि साल 2018 में उसके खिलाफ एक फिरौती का भी मामला सामने आया था। आगे 2019-20 में नादिर शाह दुबई गया और वहाँ एक रेस्टोरेंट खोला, लेकिन रेस्टोरेंट का उसका ये इंटरनेशनल बिजनेस बुरी तरह से फेल रहा, जिसके बारे में कहते हैं कि ये अपराधी और कुछ करप्ट पुलिस वाले के काले कमाई से शुरू किया गया था। खैर जो भी हो, बाद में दुबई से वो नुकसान उठाने के बाद वापस भारत लौट आया नादिर शाह, और दिल्ली के ग्रेटर कैलाश, ये काफ़ी पॉश इलाका है देश की राजधानी दिल्ली का, वहाँ पर वो एक जिम शुरू करता है। वही जिम जो उसके ज़िंदगी पर फुल स्टॉप लगाने वाला था। अब तक के पूरे कहानी में लॉरेंस से नादिर की कोई दुश्मनी नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि नादिर का टकराव लॉरेंस बिश्नोई गैंग से हो गया। तो देखिए, असल तरीके से ना ये सब कुछ तब शुरू हुआ जब नादिर शाह ने अपने एक दोस्त को लॉरेंस गैंग से बचाने की कोशिश की। दरअसल कुछ हफ्ते पहले, जब मैं कहानी सुना रहा हूं उससे कुछ हफ्ते पहले, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने दिल्ली के एक बिजनेसमैन से 25 करोड़ रुपए की रंगदारी वसूलने की डिमांड की कि पैसे दो वरना जान से गए। जो नादिर शाह का जो बिजनेसमैन होता है, जिसे धमकी मिलती है लॉरेंस बिश्नोई गैंग से, वो नादिर शाह का दोस्त होता है, करीबी होता है। उसे पता था कि उसके दोस्त के जो कॉन्टैक्ट्स है वो दिल्ली पुलिस से तो है ही, गैंगस्टर से भी है, तो उससे मदद मांगने पहुंचता है कि ये तो बहुत बड़ी रकम है, 25 करोड़, तुम कुछ करो मेरे लिए। तब नादिर ने अपने कॉन्टैक्ट्स का इस्तेमाल करके इस रकम को कम कराने की कोशिश की, लेकिन ये डील नहीं हो पाया। अब जब वसूली के पैसे बिश्नोई गैंग तक नहीं पहुंचा तो उन्हें इस बात पे बहुत गुस्सा आया कि नादिर शाह उसके धंधे के बीच में क्यों आ रहा है। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई गैंग के टारगेट पर आने का ये कोई अकेली वजह नहीं है, सालों पुरानी एक और कहानी है, क्योंकि एक और नाम है इस कहानी में, दीपक मद्रासी का, जो दिल्ली के गैंगस्टर रवि गंगवाल का करीबी था। वही रवि गंगवाल जिससे नादिर शाह तिहाड़ जेल में मिला था, वहाँ उससे उसकी नज़दीकी हुई थी। और यही रवि गंगवाल जो है ना, लॉरेंस बिश्नोई गैंग का पुराना दुश्मन भी है। यानी नादिर शाह की दोस्ती जो है वो लॉरेंस बिश्नोई के दुश्मनों के साथ थी। तो जब नादिर शाह दीपक मद्रासी, जो रवि गंगवाल का ही करीबी है, उसके साथ उठने बैठने लगा, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नज़र में आई ये बात, तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नज़र में जो है ना, ये नादिर शाह एकदम खटकने लगता है कि ये मेरे दुश्मनों के साथ उठता बैठता है। मार्च 2021 में उसके बाद लॉरेंस गैंग का जो सहयोगी है शाहरुख करके, वो अपने साथियों के साथ मिलकर मद्रासी पर गोलियां भी चलवाता है। लेकिन गोली लगती तो है मद्रासी को, उसके बावजूद भी वो बच निकलता है। इसके बाद शाह यानी नादिर शाह कुछ लोगों को भरोसा दिलाता है कि मद्रासी मुकदमे के दौरान अपना बयान बदल देगा। शायद इस केस में ही जो फायरिंग वायरिंग हुआ था, ये केस में ही कुछ ऐसी बात हो रही थी, लेकिन ऐसा मद्रासी करता नहीं है। कोर्ट में वो बयान एकदम अपना सही ही देता है। इस बात को लेकर भी जो है ना, लॉरेंस बिश्नोई गैंग वो नादिर शाह से नाराज़ था कि जो उसने कहा ऐसा कुछ हुआ नहीं।
फिर उसके बाद अभी बिश्नोई गैंग के लेन देन के बीच में भी वो आ गया। कहाँ लॉरेंस बिश्नोई ने अपना मांगा कि वसूली तुम पैसे इतने दो, बीच में नादिर शाह आया, उनके पास पैसे नहीं पहुँचे। तो इसके बाद नादिर शाह के एक तरह से कहें तो सुपारी निकल गया और उसके हत्या की जो है ना प्लानिंग शुरू हो गई। नादिर शाह को कई महीनों से धमकी मिल रही थी। पुलिस ने भी उसे कई बार आगाह किया था कि लॉरेंस और उसके साथी कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं, लेकिन नादिर ने इसे ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया। फिर आया गुरुवार का वो दिन जिसकी रात उस पर कहर ढाने वाली थी। कहते तो हैं कि उस दिन भी नादिर अपनी जिम के अंदर कुछ पुलिस वालों से ही मुलाकात कर रहा था और उनके लिए खाना मंगवाने के लिए वो रात को बाहर निकला था। ठीक उसी वक्त लॉरेंस के शूटर्स आए, उसे 5 गोलियां दागी और मौके से फरार हो गए, जिसके बाद कुछ करीबी लोग नादिर शाह को अस्पताल भी लेकर भागे, लेकिन उसकी जान नहीं बच पाई। आगे मामले की तहकीकात शुरू होती उससे पहले ही यूके में बैठा लॉरेंस का करीबी रोहित गोदारा ने इस कत्ल की जिम्मेदारी ले ली, ये कहते हुए कि बीच में आ रहा था इसलिए मारा गया। पोस्ट तो आपने भी देखा होगा, अभी स्क्रीन पे भी आप देख रहे होंगे। आगे इस मामले की तहकीकात और गहरी हुई तो पता चला कि हत्या की प्लानिंग सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी की गई थी। पुलिस के मुताबिक इस साजिश में लॉरेंस का अपना भाई अनमोल बिश्नोई भी शामिल था, जो इस समय अमेरिका में कहीं छिपा हुआ है। उसको लेकर भी अलग बहुत सारे विवाद हैं। फिर हत्या के बाद पुलिस ने फौरन 4 लोगों को गिरफ्तार किया जो हमलावरों के लिए रेकी कर रहे थे। मतलब कई दिनों पहले से प्लानिंग चल रही थी इनकी कि नादिर शाह को टारगेट करना है, उसे ख़त्म करना है। और हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार भी इन 4 लोगों के जरिए ही जुटाया गया था, इंतजाम किया गया था। एक और आदमी को अगले दिन गिरफ्तार किया गया, लेकिन ये सब तो बस वो मोहरे हैं जिन्हें पकड़ना ना पकड़ना बात बराबर है, क्योंकि एक पकड़े जाएंगे और इनके आका जो विदेश में बैठे हैं ना, वो ऐसे 4 लोग खड़े कर देंगे जो एक ऑर्डर पर बिना कुछ सोचे समझे कुछ नोट की गड्डी लेकर बस किसी को भी मार देंगे, बिना ये सोचे कि जान किसी की कितनी कीमती होती है। अब इस पूरे मामले में दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि जो ये ऑर्डर्स निकालते हैं, जो ये प्लानिंग करते हैं, ये सब तो देश के बाहर बैठे हैं, तो पुलिस चाह कर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये लोग बस सोशल मीडिया के जरिए आते हैं। भारत में तो ये है नहीं जो इन पे कार्रवाई हो सके। बाकी यही थी पूरी कहानी नादिर शाह के मर्डर के पीछे की। बाकी इस हत्या ने दिल्ली के अंडरवर्ल्ड की कई परतें खोल दी। कभी ये सब चीज़ें मुंबई में आम थी, अब सारे गैंगस्टर देश की राजधानी दिल्ली को अपना गढ़ बनाने में लगे हैं। वैसे इस हत्या को हुए अभी 1 हफ्ते भी नहीं हुए हैं और ये शुरुआती जानकारी है जो सामने आई है, उसे मैंने आपको बताया है। हो सकता है कि कुछ चीज़ें आगे चलकर बदल भी जाए, लेकिन एक चीज़ नहीं बदलेगी, वो ये कि लॉरेंस बिश्नोई अपने दुश्मनों को छोड़ नहीं रहा है, वो चुन चुन कर अपने दुश्मनों को मारता है। मैं दाऊद और उनकी कहानी को पिछले एपिसोड में कंपेयर कर रहा था कि ये गैंगस्टर और डॉन में क्या फ़र्क है क्या नहीं है। आप देखें तो लॉरेंस बिश्नोई कहीं ना कहीं दाऊद की तरह ही बन रहा है, जो अपने दुश्मनों को कभी नहीं छोड़ता था, कहीं से भी ढूंढ कर लाता था, उसे ख़त्म कर देता था। वैसे इन लोगों पे कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मुंबई का ही एग्जाम्पल ले लीजिए, वहाँ से अंडरवर्ल्ड को ख़त्म करने में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी। तो अभी इनका शुरुआती दौर है, इन्हें कंट्रोल किया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो जब ये और बड़े बन जाएंगे तो उन्हें रोकना और भी मुश्किल होगा। बाकी आपको क्या लगता है वो भी कमेंट में ज़रूर बताइए। आज की इस कहानी में बस इतना ही। कुछ अपडेट होगा तो हम लेकर ज़रूर आएंगे। इस कहानी को आप लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लीजिए। मैं पंचम प्रकाश फिर से मिलूंगा आपको किसी और सफ़र में किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।